हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम एक बिल्कुल नई सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसको कि यूपीएससी बिगिनर सीरीज़ कहेंगे। और इसमें हम बेसिकली जो लोग अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं उन लोग के लिए स्ट्रेटजी और प्लानिंग करने में हेल्प करेंगे। तो आज जो हमारा पहला लेक्चर है इस सीरीज़ का, जो बिगिनर सीरीज़ का, उसमें है कि आप सबको पता है कि जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ते हैं। और सब लोग कहते हैं कि भाई सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ो 3-4 महीने, और एनसीईआरटी पढ़ो और फिर आगे बढ़ो। अब समस्या ये आती है कि एनसीईआरटी पढ़ें, लेकिन एनसीईआरटी में क्या पढ़ें, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें। तो आज जो हमारा लेक्चर होगा वो यही होगा कि अ स्मार्ट प्लान टू रीड एनसीईआरटी इन 2 मंथ। हम 2 महीने का टारगेट रखेंगे कि एनसीईआरटी इसको 2 महीने में किस प्रकार समाप्त किया जाए। एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, उसमें से नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं, आज हम बेसिकली ये चीज़ें डिस्कशन करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा वही होगा एनसीईआरटी कैसे पढ़ें। तो आगे बढ़ने से पहले आप एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। और जो यूपीएससी की जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का जो 2019 का हुआ था उसमें मैं इंटरव्यू में अपीयर हुआ था। और आप ये जो लेक्चर होने वाला है इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप t.me/UPSC हिंदी विथ गौरव पे जुड़ सकते हैं। तो हम सीधे शुरुआत करते हैं कि एनसीईआरटी फॉर बिगिनर्स, यानी अब तक आपने एनसीईआरटी को छुआ नहीं है और आप सोच रहे हैं कि आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के लिए, तो आप कैसे तैयारी करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि कौन सी एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, कौन सी एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, इसमें मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। सबको पता होती है कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। अब 6 से 12 तक ही में कौन सी पढ़नी है, इसका आप जो लिस्ट है वो सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है t.me/UPSC हिंदी विद गौरव, इसको आप ज्वाइन करें। और इस पर मैं अभी थोड़ी देर में जो एनसीईआरटीज़ की लिस्ट है उसको पिन कर दूंगा, जो आप वहाँ से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप ये डाउनलोड करें। अब शुरुआत कैसे करनी है तो वो देखिए। आपका टारगेट है कि 2 महीने में आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, अधिक से अधिक 3 महीने, 2 से 3 महीने का आपके पास टाइम है और आपने अभी प्रिपरेशन शुरू की है। तो एनसीईआरटी कैसे ख़त्म करेंगे, तो सबसे पहली जो ज़रूरी बात है, कम से कम 2 विषय साथ में उठाएं। आपने सोच लिया है, आपने ठान लिया है कि अब आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, आपने शुरू किया एनसीईआरटी, तो मेरी जो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि एक विषय मत उठाएं कभी भी। जैसे कई लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने भी खुद भी जब प्रिपरेशन शुरू की थी तो मैंने भी यही किया था। मैंने एक विषय एनसीईआरटी का उठा लिया था, हिस्ट्री, और उसके बाद मैंने उसको पढ़ना शुरू किया और बोरियत हो गई। उसके बाद एनसीईआरटी से मन हट गया और एनसीईआरटी समय पे कंप्लीट नहीं हुई। फिर मैंने क्या किया, अगली बार लगा कि नहीं अब तो ज़रूरी है यार, पढ़ना है ही यूपीएससी के लिए, अब क्या करें। तो मैंने अब से 2 विषय उठाए। जब एक में बोर होता था तो दूसरा पढ़ना शुरू कर देता था, दूसरे में बोर होता था तो फिर से पहला शुरू कर देता था। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो बोरियत है उससे बचने के लिए आप 2 विषय साथ में उठाएं। और अगर आपने जस्ट शुरू किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप राज्य व्यवस्था और भूगोल इन दोनों को साथ में उठाएं। आप हिस्ट्री मत उठाएं सबसे पहले। जो सबसे पहले जो खतरनाक सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, क्योंकि इसमें कई चीज़ें रटने की होती हैं, आप आगे बढ़ते हैं तो पीछे की चीज़ें भूलती जाती हैं। आपने सोचा कि आपने प्राग ऐतिहासिक काल से और वर्तमान की घटनाओं को पढ़ा हिस्ट्री में, मान लीजिए 6 से 12 की एनसीईआरटीज़ में, जब आप पूरी पढ़ लेंगे तो आपको केवल 2 चीज़ याद रहेगी कि प्राग ऐतिहासिक काल कुछ हुआ था और वर्तमान में कुछ हुआ था। बाकी आप बीच में क्या हुआ था ये सारी चीज़ें भूल चुके होंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले 2 विषय उठाएं जिसमें राज्य व्यवस्था को तो जरूर इंक्लूड करें, क्योंकि राज्य व्यवस्था पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग होता है, आसानी से समझ में आता है, तो इसको जरूर उठाएं। और एक जो थोड़ा सा दूसरा सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा आपको याद भी करने में आसानी रहेगी, चीज़ें समझाता भी अच्छे से है, तो आप भूगोल उठा सकते हैं, जिससे आपकी रुचि नहीं खत्म होगी। और इन दोनों को सबसे पहले ख़त्म करें। जितना भी आप टाइम अलॉट करते हैं इन दोनों को ख़त्म करें। सबसे पहले राज्य व्यवस्था और भूगोल उठाएं। अब आते हैं स्टेप्स कि मान लीजिए आपने राज्य व्यवस्था की क्लास 6 या 7th या 8th की एनसीईआरटी उठाई, जो भी उठाई। मैं आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से, मैंने क्लास 10th की एनसीईआरटी उठाई है पॉलिटी की, ठीक है। तो मैं पॉलिटी की जो राज्य व्यवस्था की क्लास 10th की एनसीईआरटी है उसके एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से रीडिंग अब शुरू करनी है।
तो जो हम एनसीईआरटी को मुख्यतः 2 बार पढ़ेंगे, हमारा जो टारगेट होगा कि 2 बार एनसीईआरटी को कंप्लीट करनी है कम से कम, जिसमें हम जो पहला स्टेप होगा, जो हमारा स्टेप 1 होगा, जो राउंड 1 होगा, उसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, साधारण रीडिंग, केवल रीडिंग मारेंगे, कोई नोट्स नहीं बनाएंगे, कुछ हाईलाइट नहीं करेंगे, केवल रीडिंग मारेंगे, दोबारा मुड़ के उस पर सोचेंगे नहीं। मतलब आपको 1 घंटे में आपको कोशिश करनी है 12 से 13 पेज की स्पीड, कम से कम आपको 1 घंटे में, मतलब आप ये मान के चलिए मिनिमम 8 पेज आपको ख़त्म करने ही हैं। 8 से 10 पेज आपको मिनिमम 1 घंटे में ख़त्म करनी है। आपको इस स्पीड में रीडिंग कम से कम करनी होगी, केवल साधारण रीडिंग। आप चाहें तो अधिक कर सकते हैं, वो आपकी रीडिंग स्पीड पे डिपेंड करता है। मेरी रीडिंग स्पीड 12 पेज की थी जब मैंने एनसीईआरटीज़ की थी, तो 12 पेज आपको कम से कम 1 घंटे में रीडिंग करनी है। हर मिनट में देखें, हर 5, आप जो मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आपने 1 घंटे में आपको 12 पेज पढ़ना है, तो हर 5 मिनट पे आप एक बार क्लॉक को जरूर देखें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जब आप स्टेप 1 फॉलो कर रहे हैं तो स्टॉप वॉच ऑन करके करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम रीडिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो क्लास 10th की राज्य व्यवस्था है जिसमें हम साधारण रीडिंग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, मान लीजिए मैं रीडिंग करता हूँ कि पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा, मतलब वर्टिकल जो डिवीजन है, आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। मैंने ये पढ़ा, उसके बाद क्या होता है, दिमाग में कई बार कुछ चीज़ें चलने लगती हैं और आप इधर उधर की चीज़ों में खो जाते हैं, क्योंकि आपके पास बुक लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी बुक लिस्ट है, सिलेबस यूपीएससी का बहुत बड़ा है और आपने जस्ट प्रिपरेशन शुरू की है, तो आप इधर उधर डे ड्रीमिंग में लग सकते हैं। ठीक है, और ये सबके साथ होता है, ये केवल आपके साथ अकेले नहीं होता है। तो इस बात को समझें कि डे ड्रीमिंग से बचना है, और डे ड्रीमिंग से बचने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल एक स्टॉप वॉच, आपको स्टॉप वॉच सामने रखना है, हर 5 मिनट में देखते रहना है कि मेरा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। जब आप केवल इसी चीज़ पे फोकस रहेंगे कि मुझे कंप्लीट करना है, तो आप डे ड्रीमिंग से बच सकेंगे। तो जो हमारा स्टेप 1 होगा दोस्तों, वो होगा साधारण रीडिंग, अध्याय के प्रश्नों को सॉल्व करना है, केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यही जो क्लास 10th की राज्य व्यवस्था है, मैंने रीडिंग की पूरी, ये जो पूरा पैराग्राफ है मैंने रीडिंग की कि इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी रूप पर विचार करेंगे, आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। मैं ऐसे जस्ट रीडिंग करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा जो भी चीज़ें हैं। आप ध्यान रखें, स्टेप 1 में कोई नोट्स नहीं बनेंगे, ना ही कोई हाईलाइट होगा, कुछ नहीं करना है आपको, केवल रीडिंग करनी है और आगे बढ़ना है। जो समझ में आए आए, नहीं समझ में आए तो नहीं समझ में आए। जस्ट आपको जो पहला स्टेप है उसमें आपको केवल रीडिंग करनी है। ठीक है, केवल रीडिंग आपको करनी है, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। तो मान लीजिए मैंने ये पढ़ा, संघवाद क्या है। देखिए यहाँ पे एक किनारे कार्टून बना होता है, ये जो लिखा है, मैं थोड़ी उलझन में हूँ, आखिर भारत की शासन व्यवस्था को क्या नाम दिया जाए, या एकात्मक है या संघात्मक है अथवा केंद्रीकृत है। तो ये जो व्यक्ति हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के शुरू में इनका नाम दिया हुआ है। आपको समझना है कि आपको केवल ये रीडिंग मार के आगे बढ़ जाना है। तो पहले स्टेप में केवल रीडिंग की। अब अभ्यास, मान लीजिए आपका ये अध्याय खत्म हो गया, संघवाद वाला चैप्टर मान लीजिए आपके खत्म हो गया। तो जब आप देखेंगे कि चैप्टर खत्म हो गया है, तो पीछे क्वेश्चंस दिए होते हैं, पीछे एनसीईआरटी इसके क्वेश्चन दिए होते हैं, इस बात को ध्यान रखें। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस के एग्जाम्पल डाले हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो इस चैप्टर में 10वां क्वेश्चन है उसमें लिखा है, नीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र को जोड़े दिए गए हैं, मैच दो कॉलम, इनमें से कौन सा जोड़ा सही मेल वाला नहीं है। जैसे राज्य सरकार राज्य सूची, केंद्र सरकार संघीय सूची, केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची, स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार। तो आपको पता होगा केंद्र सरकार के पास अवशिष्ट अधिकार है, न कि स्थानीय सरकार के पास। तो ये मैच सही नहीं है। आपको इतना समझना है कि आपको एनसीईआरटी का जब चैप्टर कंप्लीट करना है पहली बार रीडिंग करके, तो केवल ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ऑब्जेक्टिव वाले। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ये मैंने पढ़ा और मान लीजिए मैंने फर्स्ट रीडिंग की है और मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो मैं क्या करूँगा, सीधे टू द पॉइंट इन्हीं क्वेश्चंस पे जो एनसीईआरटी में दिया होगा, कम से कम एक बार रीडिंग करने पे मुझे इतना तो पता चलेगा कि एनसीईआरटी में ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है। जो शक्तियों का बंटवारा है, बेसिकली ये शक्तियों का बंटवारा है, वो इस एनसीईआरटी के जो संघवाद चैप्टर है उसमें कहीं दिया हुआ है, और ये जो प्रश्न है कहीं ना कहीं इसी एनसीईआरटी के इसी चैप्टर से पूछा हुआ है। तो मान लीजिए आप प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, आपको अब ये नहीं समझ में आया प्रश्न, आप फिर एग्जैक्टली वही पॉइंट करिए, अगल बगल की चीज़ नहीं पढ़नी है, वही पढ़ना है, इसका आंसर खोजना है उसमें से और सीधे टिक करके हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समय कहाँ नहीं बर्बाद करना है आपको,
पूरा रीडिंग दोबारा करने में। जो हम स्टेप 1 में अध्ययन करेंगे केवल वही चीज, टू द पॉइंट आपको वही फोकस करना है जो प्रश्न पीछे पूछा गया है। केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करें। आपको अभी फर्स्ट स्टेप में सब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप पीछे देखेंगे एनसीईआरटी के जब आप चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो क्वेश्चंस दिए होते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। तो जो पहला स्टेप्स होगा उसमें आपको केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करना है, न कि सब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दिए हुए हैं, भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पे इन राज्यों की उपस्थिति दर्शाएं, मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा। आपको ये जो बेसिक एक एक पॉइंट वाले क्वेश्चन है जस्ट सॉल्व करते जाना है। तुरंत मैप बनाइए, और मैप नहीं बनाइए तो आपके पास मैप होगा ही, और तुरंत आप क्या करिए, पॉइंट आउट करिए कि कौन कौन कहाँ कहाँ है। ठीक है, आपको इसको ऐसे करके अभ्यास करना है इसका, जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये प्रश्न है, इधर देखिए जो प्रश्न 4 है, भारत के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है? शासन के संघीय एवं एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है? इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें। आपको सीधी बात है, ये लॉन्ग प्रश्न है, आपको नहीं सॉल्व करना है, आगे बढ़ जाना है। तो जो पहला अटेम्प्ट होगा, मैं फिर से बता दूं, केवल आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करने हैं और आगे बढ़ के देखना है तुरंत एनसीईआरटी में कि वो आंसर कहाँ दिया है, और आंसर खोज के बस टिक कर देना है, आगे बढ़ना है। अब इसके बाद आपने ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो 4 ऑब्जेक्टिव वाले हैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और एनसीईआरटी पूरी खत्म कर दी। इस तरह से आपकी जो एनसीईआरटी है वो मैक्सिमम एक एनसीईआरटी पढ़ने में आपको, अगर आप एक दिन में 4 से 5 घंटे दे रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 2 दिन लगेगा एक एनसीईआरटी पढ़ने में। एक एनसीईआरटी पढ़ने में आपको मैक्सिमम 2 दिन लगेगा अगर आप 4 से 5 घंटे दे रहे हैं, और अगर आप इससे ज़्यादा समय दे रहे हैं तो उसी हिसाब से आप एवरेज बना सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ने में आपको एक दिन में हो सकता है आपने 3 एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली। ठीक है, इस तरह से आप अध्ययन करेंगे तो एक दिन में 3 एनसीईआरटी बुक खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आप क्लास 10th पे जाएंगे, जैसे जैसे हायर लेवल पे जाएंगे, उसमें आपको फिर से एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें आपको जो क्वेश्चंस आएंगे बार बार घूम घूम के देखने पड़ेंगे। जब आपने फर्स्ट रीडिंग केवल मारी है तब आपको एक बार घूम के वापस देखना पड़ेगा। तो इस बात को समझें, इसीलिए आपको जो एनसीईआरटीज हैं उसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए, और तुरंत का तुरंत एकदम पढ़िए और उसके आंसर सॉल्व करिए और आगे बढ़िए। आपको इस पे अधिक समय देने की फर्स्ट स्टेप में ज़रूरत नहीं है। अब देखिए स्टेप 2, आपने जब एक राउंड एनसीईआरटी पढ़ ली, और एक राउंड मैं मान लेता हूं कि आपने 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, राज्य व्यवस्था और भूगोल। मैंने मान लिया कि आपने ये जो 2 सब्जेक्ट है ये कंप्लीट कर लिया। अब आएगा हमारा सेकेंड राउंड की स्टडी। सेकेंड राउंड की जो स्टडी होगी वो हम क्या करेंगे, अपनी स्पीड ऑफ जो लर्निंग है। देखिए सेकेंड राउंड का हमने नाम क्या दिया था, स्टेप 2 सेकेंड राउंड, गहन अध्ययन। ठीक है, यानी डीप स्टडी। दृष्टि के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, अभी मैं बताऊंगा ये क्या है, और एनसीईआरटी के मेंस के प्रश्न। ठीक है, अब समझिए। अब आपको पता है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो जीएस 1, 2, 3, 4 मेंस में, प्लस एसए 2 सब्जेक्ट हैं, मतलब ये टोटल आपके 5 हो गए, प्लस आपके 2 ऑप्शनल, ये 7 आपके हो गए मेंस के सब्जेक्ट जो आपको मेंस में लिखने होते हैं। जो हमारा स्टेप 2 होगा, स्टेप 2 वो बेसिकली मेंस ओरिएंटेड होगा। मतलब आपको एसए में कैसे काम करना है, आपको आंसर राइटिंग जो मेंस की है उसमें कैसे काम करना है, स्टेप 2 में हम उस पर फोकस करेंगे। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको फिर से कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली कुल मिला जुला के मेरा आपसे ये कहना है कि आपको नोट्स एनसीईआरटी के नहीं बनाने हैं, बहुत टाइम टेकिंग है। और जब हम इस तरीके से, जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीके से अध्ययन करेंगे तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट इतने बढ़िया से क्लियर हो जाएगा कि हमें नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप जो आगे वाली बुक है जैसे एम लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, आप उसकी ओर आगे बढ़ सकते हैं। अभी आप ये देखिए, जो स्टेप 2 होगा हमारा गहन अध्ययन का, वो क्या होगा। स्टेप 1 में हमने सिंपल रीडिंग मारी थी, सिंपल रीडिंग किए थे, आगे बढ़ते गए थे, समझ में आए ना आए। स्टेप 2 में हम जो वही चीज़ है, जैसे आपको क्या करना है, वही बुक दोबारा खोलनी है, वही अध्याय दोबारा खोलना है। अब आपको इसमें मान लीजिए जैसे संघवाद क्या है, अब आपको संघवाद क्या है इसका आंसर स्वयं देने का प्रयास करना है कि हमने जब पढ़ा था तो संघवाद क्या पढ़ा था। संघवाद का मतलब है शक्तियों का बंटवारा, जो शासन की शक्तियां हैं उनका विभिन्न स्तरों पर बंटवारा। फॉर एग्जाम्पल केंद्र, राज्य, स्थानीय स्तर। ठीक है, तो आपको ऐसे आंसर खुद से क्रिएट करने हैं
जब आप दूसरी बार स्टडी कर रहे होंगे। और इसमें जो हमारा पर पेज है पढ़ने की स्पीड और घट जाएगी। 1 घंटे में आप 6 से 10 पेज का टारगेट रखें कंप्लीट करने का। इस दौरान हमें क्या करना है, जो कीवर्ड्स हैं उसको हाईलाइट करते हुए चलना है। आपके पास अगर बुक है, आप अगर ऑनलाइन पीडीएफ पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन हाईलाइट करते रहिए। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। तो ये मैंने संघीय शासन, इसको बस मैंने एक हेडिंग, इसको हमने हाईलाइट कर दिया। तो आपको क्या करना है, बस जो कीवर्ड्स हैं उस पर फोकस होना है, उसको समझना है थोड़ी देर और आगे बढ़ते जाना है। लेकिन फिर ध्यान रखें, समझने में इतना नहीं खो जाना है कि आप अपने टारगेट से भटक जाएं। आपको फिर से मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टॉप वॉच ऑन करें, टाइम लिमिट थोड़ी सी स्लो कर दें, जो स्पीड है वो थोड़ी सी सेकंड टाइम में स्लो हो जाएगी, क्योंकि आपको अब गहनता से समझना है, चीज़ों को उतारना है। ठीक है, तो आपको ये बेसिकली करना है कि अब स्पीड घटाते हुए दोबारा से एनसीईआरटी को पढ़ना है। अब आपने ये पढ़ा, संवाद क्या है उसको हेडिंग बना ली। फिर आप देखेंगे एनसीईआरटी में कई और चीज़ें दी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे ये जो चैप्टर था जो हमने पॉलिटी का देखा, उसमें एक ब्राज़ील का केस स्टडी दिया हुआ है। इस केस स्टडी को आपको दिमाग में रखना है। ये कहाँ पे काम आएगा, बेसिकली ये एस्से राइटिंग में और मेंस में आपके काम आता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप ध्यान दें मत दें, आगे बढ़ जाएं, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट जब आप एनसीईआरटी दोबारा सेकंड राउंड रिवीजन कर रहे हैं, आपको इन चीज़ों पे भी अब फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेंस में आपके एग्जाम्पल देने के काम आते हैं। ये आपके प्रीलिम्स में हो सकता है सीधे सीधे प्रश्न पूछ दे। इसके अलावा एस्से राइटिंग में आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये जो है ब्राज़ील के शहर पोर्टो एलेग्रे का एग्जाम्पल दिया है कि वहाँ पे कैसे विकेंद्रीकरण और नागरिकों को शासन की शक्तियाँ हस्तांतरित की गई। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको मेंस के आंसर राइटिंग में काम देगा। तो देखिए, जो दूसरा स्टेप होगा वो हमारा गहन अध्ययन और मेंस ओरिएंटेड अध्ययन होगा, जबकि जो हमारा पहला राउंड था, पहला रिवीजन था, वो क्या था, बेसिकली प्री ओरिएंटेड हमारा स्टडी था। सेकेंड राउंड में हम क्या करेंगे, जो बड़े वाले क्वेश्चंस हैं, जो मेंस के क्वेश्चंस दिए हुए थे, जो हमने फर्स्ट राउंड में छोड़ दिए थे, उसको लिखने का प्रयास करेंगे। और अगर आप को 1 महीने या 10 दिन हो चुके हैं एनसीईआरटी पढ़ते हुए, आपने एक बार, जैसे मैंने बात की कि आपने भूगोल और राज्य व्यवस्था का अगर एक बार रीडिंग लगा लिया है, आप एक बार रीडिंग कर चुके हैं, दोबारा रीडिंग कर रहे हैं, जो कि मैं मानता हूं कि 10 दिन बहुत हैं इसके लिए, तो आप दोबारा रीडिंग कर रहे हैं, तो अब आपको इसके आंसर लिखने चाहिए। और इसके आंसर कैसे करेंगे, तो यूपीएससी हिंदी का जो प्लेटफॉर्म है, इसमें हमने कैसे करे उत्तर लेखन में एक टॉपिक वाइज इसको समझाया है कि कैसे आंसर करना है, क्या क्या चीज़ें उठानी है आंसर राइटिंग के लिए। तो आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। आपको ये समझना है कि यहाँ पर जैसे ये प्रश्न है, उसी चैप्टर में ये प्रश्न है, शासन के संघीय और एकात्मिक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। अब आपको बेसिकली क्या करना है, अंतर क्या क्या है वो बताना है कॉपी में, और उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करना है। अब आपका काम मेंस ओरिएंटेड शुरू हो जाएगा और आपको इसका आंसर राइटिंग करना है 150 से 200 शब्दों में। जो सेकंड है, देखिए 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताएं। तो जब संवैधानिक संशोधन हो गया तो उसमें क्या क्या चीज़ें की गई, कैसे अंतर हो गया स्थानीय शासन में, इन अंतरों को आपको समझाना पड़ेगा। तो सेकेंड जो स्टेप होगा, जो हमारा सेकेंड रिवीजन होगा, उसमें हम और गहनता से चीज़ों को समझेंगे और चीज़ों को देखेंगे, अप्लाई करेंगे। बेसिकली ये अप्लीकेशन का अब समय आ चुका है, ये बात आपको समझनी है। उसके बाद जब आपका सेकेंड अटेम्प्ट हो रहा हो तो आप कर सकते हैं दृष्टि आईएएस, जो हिंदी मीडियम की एक संस्थान है, उनकी वेबसाइट पे एनसीईआरटी के टेस्ट दिए हुए हैं, फ्री टेस्ट हैं, सब के लिए अवेलेबल हैं। आपने बुक पढ़ा, आपने इस बुक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक बार सॉल्व कर लिए हैं पहले रीडिंग में। सेकेंड रीडिंग पढ़ने के बाद आप चाहें तो क्विक रिवीजन के लिए इस एनसीईआरटी टेस्ट को दे सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा, उस पर इस लिंक को पोस्ट कर दूंगा कि आपको कहाँ पे ये दृष्टि के ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे। इसमें टाइम लिमिट के माध्यम से आपको चीज़ें पूछी गई हैं। तो आपकी ये जो एनसीईआरटी की तैयारी है वो बिल्कुल समग्र तरीके से हो जाएगी अगर आपने इसको भी अटेम्प्ट कर लिया। जो दृष्टि का टेस्ट है, अगर इसको भी अटेम्प्ट कर लिया तो आपकी तैयारी एक तरह से समझ लीजिए पूरी समग्रता में हो जाएगी। तो आपको ये काम करना है। अगर मैं सेकेंड अटेम्प्ट को एक बार, जो सेकेंड रिवीजन है उसको एक बार फिर से रिवाइज करूं, तो आपको क्या करना है, थोड़ा कम समय में पढ़ना है,
इस बात को ध्यान रखिए, मतलब स्पीड स्लो कर देनी है आपको, पहले में फास्ट करनी थी, स्पीड स्लो। जो दूसरी बात है आपको क्या करनी है, कुछ केस स्टडीज, कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं इस बार। और तीसरा उत्तर लिखना है, उत्तर लेखन आपको प्रारंभ कर देना है। तो लोग कहते हैं कि अभी तो हमने शुरुआत ही की एनसीईआरटी पढ़ना, हम उत्तर लेखन कैसे करें। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, आपको यूपीएससी में सेलेक्ट होना है तो उत्तर लेखन तो करना ही होगा। तो आप जितना जल्दी शुरू कर दें उतना अच्छा है। शुरू में उत्तर लेखन के लिए सोर्स, सबसे बेहतरीन सोर्स एनसीईआरटी है। तो आपको तीसरा स्टेप ये करना चाहिए। चौथा स्टेप जो कि मेंस के ही ऐसे पेपर से संबंधित है, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे एग्जांपल जो यहाँ पे दिए हुए कथन एनसीईआरटी से आपको उठा उठा के याद रखने हैं, या फिर आपको इसको बस नोट डाउन कर लेना है। आप चाहें तो एक सेपरेट बुक बना सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं ऐसे के लिए। जो आप सेकेंड रीडिंग कर रहे हो, आप क्या करें, ऐसी एक कॉपी बना लें, उसमें जो महान महान लोगों के कथन हैं वो यूज़ करें, क्योंकि आपने देखा होगा। और अगर आपको ऐसे के बारे में सीखना है तो जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें निबंध सेक्शन में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल में समझाया गया है कि ऐसे किस प्रकार से ऐसे राइटिंग करनी है, आप उसको देखें। अभी केवल बस इतना समझें कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्टिन लूथर किंग का एक कथन है, मेरा एक सपना है कि मेरे 4 नन्हे बच्चे एक दिन ऐसे मुल्क में रहेंगे जहाँ उन्हें चमड़ी के रंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके चरित्र के असल गुणों के आधार पर परखा जाएगा। स्वतंत्रता को उसके असली रूप में आने दीजिए। स्वतंत्रता तभी कैसे बाहर आ पाएगी जब यह हर बस्ती हर गांव तक पहुंचेगी, हर राज्य और हर शहर में होगी, और हम उस दिन को ला पाएंगे जब ईश्वर की सारी संतानें, अश्वेत स्त्री पुरुष, गोरे लोग, यहूदी, गैर यहूदी, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक हाथ में हाथ डालेंगी और इस पुरानी नीग्रो प्रार्थना को गाएंगी, मिली आज़ादी, मिली आज़ादी, प्रभु बलहारी, मिली आज़ादी। मेरा एक सपना है कि हम एक दिन यह देश उठ खड़ा होगा और अपने वास्तविक स्वभाव के अनुरूप कहेगा, हम इस स्पष्ट सत्य को मानते हैं कि सब लोग समान हैं। आप चाहे तो इतना याद कर सकते हैं, चाहे तो पूरा पोर्शन एग्जैक्टली आप याद करें, क्योंकि जब हम ऐसे लिखते हैं तो ऐसे की जो शुरुआती लाइन होती है तो कई बार हम इसमें यूज़ करते हैं। जैसे रंग भेद पे अगर कोई प्रश्न आए ऐसे का, तो आप मार्टिन लूथर किंग की इस बातों को कह सकते हैं। तो बेसिकली आपको एनसीईआरटी की प्लानिंग जो है वो इस हिसाब से करनी चाहिए। आपके दिमाग में बिल्कुल आपका, देखिए सबसे बड़ी बात है यूपीएससी की तैयारी के दौरान जो समस्या आती है आपके दिमाग में, मैं अगर बात करूं बेसिकली आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि आपको करना क्या है, आपके जो उद्देश्य हैं, जो टारगेट हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो एनसीईआरटी पढ़ने को हमारा टारगेट क्या है कि हमें प्री और मेंस की तैयारी करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने का हमारा बेसिकली टारगेट यही है। तो अगर हमारे दिमाग में एक क्लियर है तो आप उस हिसाब से जो मैंने बताई, उस हिसाब से जो आपकी टाइम टेबल है, जो आपके पास समय उपस्थित है, जो आपके पास परिस्थितियां हैं, उसमें आप परिवर्तन करते हुए इस प्रकार की प्लानिंग अवश्य करें। क्योंकि दोस्तों आप समझेंगे कि कई बार क्या होता है, हम 2 महीने का टारगेट रखते हैं एनसीईआरटी का और 2 महीने से 2 साल हो जाते हैं, फिर भी हम यही सोचते रह जाते हैं कि अभी तक तो यार हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं हुई। और एक बात ये सच है कि यूपीएससी की तैयारी बिना एनसीईआरटी के संभव नहीं है वर्तमान परिस्थिति में। प्री और मेंस में सीधे सीधे वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है बेंजामिन फ्रैंकलिन का, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप प्लान करने में फेल हो गए, ठीक है, आपने स्ट्रेटजी नहीं बनाई, आपने प्लान करने में फेल हो गए, तो आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि आप अब फेल होने वाले हैं। आपने ऐसा प्लान कर लिया है कि आप फेल होने वाले हैं, इस बात को समझें और इस बात को अप्लाई अवश्य करें, क्योंकि एनसीईआरटी बिना प्लानिंग के कंप्लीट नहीं हो सकती। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ें। और बिगिनर सीरीज़ में हम जो भी नई नई चुनौतियाँ होती हैं बिगिनर्स के लिए वो लेके आएंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आप किन किन चुनौतियों को फेस कर रहे हैं। धन्यवाद।